Hello dear friends, you're most welcome at Study IS with PN Sharma. Dear friends, आज हम 17 मई 2020 द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो और जो लेना चाहते हो वो स्टडी IS कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का आप बेनिफिट ले सकते हो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेल भी कर सकते हो। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 17 मई 2020। उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसका एक क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पाद मीन्स जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहते हैं उसको किसके अधीन विनियमित किया जाता है, तो हम अच्छे से जानते हैं। आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अधिनियम 1937, खाद्य उत्पाद आदेश मीन्स फूड प्रोड्यूस ऑर्डर 1956। यहाँ पर जो मैन है हम अच्छे से जानते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के द्वारा राज्यों द्वारा जो है वो मेनली काम करता है। तो मैक्सिमम आप सभी ने आंसर किया है बी, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जिन किसी का गलत भी हो गया तो टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे हम रिकवर करते जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है कि हमारा आंसर गलत हो गया। अब आज स्टार्ट करते हैं 17 मई 2020। तो फर्स्ट पेज पर हम जो पढ़ेंगे वो है गवर्नमेंट का जो चल रहा है फिजिकल स्टिमुलस, उसमें उसने सबसे पहले MSME के लिए, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, माइग्रेंट्स जितने भी उनके लिए, और अब डिफरेंट जो इंडस्ट्री है उनको फोकस किया है गवर्नमेंट ने। तो किस किस इंडस्ट्री को क्या क्या, कोल, मिनरल्स, उसके बाद डिफेंस, सिविल एविएशन, पावर, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, ये सभी इंडस्ट्री को क्या किया है, इनको टारगेट किया है, इनमें रिफॉर्म्स लाए हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आज का। पेज नंबर 7 पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है इंडिया अपोज कर रहा है रीजॉइनिंग रिसेप ओवर चाइना कंसर्न्स। तो इसको हम देखेंगे कि रिसेप क्या है। 2016, 2018 यूपीएससी प्री में दो बार यहां से क्वेश्चन आया। इस बार हो सकता है मेंस पर क्वेश्चन, मेंस बेस से क्वेश्चन पूछ ले। तो मेंस के और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको अच्छे से देखेंगे, रिसेप क्या है। पेज नंबर 11 हमेशा संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आता है। तो जरूरी नहीं कि हम सभी पढ़े, ट्रेडिशनल बिलीफ एंड टूडेज साइंस तो हमारे लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हो। WHO बैक COVID-19 वैक्सीन ट्रायल दैट डेलिबरेटली इन्फेक्ट पार्टिसिपेंट्स, ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके कारण कई प्रॉब्लम्स आ रही है, हो सकता है कई तरह के सिम्टम्स हो, बहुत कम ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन लिखने वाला ऐसा कुछ नहीं है। जब वैक्सीन बनकर आ जाएगी तो हम उसको अच्छे से देखेंगे। IISc बेंगलोर ने डेवलप किया है नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्पज। हाँ, अगर आप चाहो कभी तो आप कभी भी मेंस में ये लिख सकते हो कि जब कोरोना वायरस आया था या जब कोरोना वायरस की एपिडेमिक थी इंडिया में, तो हमारे जो पर्सनल जो इंडिजिनस जो इंस्टीट्यूशन थे जैसे IISc बेंगलोर, उन्होंने ऐसे PPE जो किट्स थे वो डेवलप किए थे, इसलिए हम में क्षमता है। बस इतना सा लिखकर आप एक लाइन कभी भी लिख सकते हो कि इंडिया में भी वो सभी क्षमताएं हैं, एफिशिएंट है इंडिया कुछ भी काम करने के लिए। तो वहां ऐसे आप एग्जांपल्स दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर हम एक जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। और WHO ने किया है कि अगर हम सोच रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कोई भी देश पाले तो ये डेंजरस होगा, WHO ने कहा। तो बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। FAQ यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्रीकल्चर हमारे यूपीएससी प्री एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा प्री में 3 से 4 क्वेश्चन और मेंस में 1, 2, 3 क्वेश्चन हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर से रहते हैं सीधे। इस बार भी MS स्वामीनाथन साहब के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया,
नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट पूछ लिया, तो ये पूछते रहती है यूपीएससी। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल कोविड-19 रिलीफ फॉर एमएसएमई हेल्प, तो जो मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उसके बारे में हम देखेंगे। और मेन जो इसका है उसका देखेंगे कि सर ने कल एक क्लास ली थी, अमन सर ने जो क्लास ली कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, उसमें एमएसएमई के बारे में पूरा जो डीप में एक डिस्कशन है वो सर ने किया है। तो मैंने काफ़ी पॉइंट्स इसमें छोड़ दिए। अगर आप इसमें अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि आप प्रीवियस डे में ही इवनिंग में क्लास ली थी सर ने हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, वहां से आप पढ़ भी पाओगे, समझ भी पाओगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। साथ में एमएसएमई के ऊपर सर ने जो डिस्कशन किया था साथ में लेकर कि कैसे हम एक टॉपिक को कैसे पढ़ें, वहां से आप इसको बिल्कुल अच्छे से आप समझ सकते हो। तो एक बार वहां पर जाना, बाकी कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। विल माइग्रेंट्स बेनिफिट फ्रॉम सेंटर्स मेजर, ये आप खुद से लिख सकते हो, दैट्स गुड। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कितना कितना उनको क्या क्या मिल रहा है, ये सिंपल सा टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। 17 मई 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रखा है। तो उसमें पहले एमएसएमई को टारगेट किया था, फिर माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट किया था, उसके बाद माइग्रेंट वर्कर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब यहाँ पर एग्रीकल्चर को टारगेट करने के बाद अब आ गई है इंडस्ट्री पर। इंडस्ट्री में इन्होंने क्या क्या किया है, कोल सेक्टर, जो कोयला सेक्टर है, कोयला क्षेत्र है, वहाँ पर गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती थी, मीन्स गवर्नमेंट का ही पूरा अधिकार था, सारा जो स्वामित्व था वो गवर्नमेंट के पास था। गवर्नमेंट केवल कुछ टाइम के लिए कंपनियों को लाइसेंस देती थी और लाइसेंस जैसे ही खत्म होता था कंपनी का जो स्वामित्व था वो खत्म हो जाता था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियों, उसको कहा गया है कि आप एक्सप्लोर करो, खोज करो, जब खोज हो जाएगी तो कंपनी का भी उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा। कॉमर्शियल माइनिंग की जाएगी अब, कि कंपनियां जो रहेगी, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां और गवर्नमेंट दोनों मिलकर माइनिंग एक साथ करेगी और जो पैसा आएगा उसको रेवेन्यू फिक्स कर लेगी कि इतना रेवेन्यू आपका, इतना पैसा आपका रहेगा, इतना पैसा हमारा। पहले क्या होता था कि कोई भी एक खान है उसको 40,000 करोड़ में बेच दिया, तो अब उसमें से जितना भी कोयला बिकता था वो कंपनी के पास रहता था, गवर्नमेंट के साथ एक साथ पैसा आ जाता। लेकिन अब क्या होगा, पार्टिसिपेशन के आधार पर अब ये काम होगा। तो रिफॉर्म्स हो रहा है। अगर स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो स्पेस जो है वहां पर ये प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट को शामिल करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में, और जो आउटर स्पेस ट्रेवल है उसको ओपन किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के लिए। मींस प्राइवेट सेक्टर भी अपने अब जितने भी रॉकेट्स हैं वो भेज सकेंगे, मानव अंतरिक्ष में अपना व्यक्ति भेज सकेंगे। जैसे स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी अमेरिका की जो अंतरिक्ष में व्यक्तियों को भेजना चाहेगी ट्रेवल के रूप में, टूरिज्म के रूप में, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे देश में स्पेस टूरिज्म बढ़े। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। एटॉमिक एनर्जी, इसमें पूरी तरह इंडियन गवर्नमेंट का, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पूरा पार्टिसिपेशन रहता था, उसी के अंडर में आता था। लेकिन अभी क्या होगा, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है उसको अपनाकर कुछ ऐसे रेडियो आइसोटोप्स बनाए जाएंगे जो मेडिकल में काम आ सके। तो प्राइवेट सेक्टर को भी यहां इन्वॉल्व किया जाएगा अब एटॉमिक एनर्जी में, जबकि पहले ऐसा नहीं था। एयर स्पेस, अगर कोई भी देश है, कोई अगर इंडिया की अगर बात करें हम नॉर्थ साउथ से लेकर इंडिया को, अगर मैं इस टाइप से लिखूं, बना लेगा डायग्राम, तो यहां पर एक इसके ऊपर की जो बाउंड्री है वहां पर 100 किलोमीटर तक क्या है, मीन्स जमीन से लेकर सरफेस से लेकर ऊपर जो एयर में 100 किलोमीटर तक क्या है, इसका एयर स्पेस रहता है किसी भी कंट्री का। तो उस एयर स्पेस में लगभग 60% जो एयर स्पेस है वो ही यूज कर पाते थे प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेन्स थे। लेकिन अब जो पहले 60% एयर स्पेस हम यूज कर रहे थे, अब उसको बढ़ा दिया जाएगा और अब इसको पूरा इंक्रीज किया जाएगा ताकि जितने भी फ्लाइट्स हैं उसको, जो सिविल एविएशन है उसको इसका फायदा मिले। अगर डिफेंस की बात करें तो यहां कहा गया है कि हम इंपोर्ट पर बैन लगाएंगे, सभी इंपोर्ट पर नहीं, कुछ सेलेक्टेड वेपन्स रहेंगे और उनके मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ावा देंगे ताकि इंडिया में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले। और इसी के लिए हम जो ऐसे काम के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एफडीआई आएगी, विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 49 से बढ़ाकर 74% बढ़ा दिया है। यह है ऑटोमेटिक रूट के द्वारा, ऑटोमेटिक रूट।
ऑटोमेटिक रूट क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री है, फॉरेन कंट्री, अगर इंडिया में वो एफडीआई करना चाहता है तो क्या होगा कि आरबीआई के पास ये प्रपोजल जाएगा, आरबीआई इसको बहुत जल्द निपटारा कर देती है। अगर ये है ऑटोमेटिक। एक होता है गवर्नमेंट रूट, जिसमें क्या होता है यहां पर अगर 5,000 से ज्यादा की सब एफडीआई करनी रहती है तो उसके लिए लंबी प्रोसेस रहती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इस पर डिसीजन लेती है, तो ये एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। ऑटोमेटिक रूट में आरबीआई, इसको मुंबई मार्ग भी बोलते हैं, इसमें आरबीआई बहुत जल्दी डिसीजन लेती है और एफडीआई ऑटोमेटिक रूट बोलते हैं। ये ज्यादा लिबरल है, उदारवादी तरीका। यहां पर एक वर्ड आया है वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहनीय अंतराल फंडिंग। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट सरकार, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है सरकार को, जैसे अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पैसों का एक प्रोजेक्ट है। अगर कोई कंपनी इसको लेना चाहेगी तो वो थोड़ा ऐसा सोचेगी कि अगर इसमें 10 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने में, आज सीमेंट के जो भाव हैं वो 10 साल बाद कितने बढ़ जाएंगे, साथ ही में कई तरह के उसको नुकसान भी हो सकते हैं। तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स लेने में कंपनियां थोड़ा डरती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में कि 20% जो प्रोजेक्ट की लागत है उतना पैसा अनुदान के रूप में देती है, मीन्स ग्रांट के रूप में, कि ये पैसा वापस नहीं लेती है। जो टोटल 100% जो पैसा लगेगा प्रोजेक्ट का, उससे बढ़ाकर 20% और पैसा गवर्नमेंट खुद देती है कंपनी को, ताकि प्रोत्साहन रहे। इसमें क्या होता है, सरकार अनुदान की राशि देती है, ग्रांट, आधारभूत संरचना निर्माण के लिए। कौन सी परियोजना जो आर्थिक रूप से वहनीय आवश्यक हो इंडिया में, लेकिन वित्तीय रूप से वहनीय नहीं हो, मीन्स कोई भी कंपनी उसको फाइनेंशियली इतना पैसा नहीं रहता कि उसको बना सके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रमोट करती है। लेकिन ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, 20% सामान्यतः जो कॉस्ट रहती है किसी भी प्रोजेक्ट की, उसका 20% गवर्नमेंट देती है। यहां पर कहा गया कि हमने 30% जो बजट एलोकेशन है वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए, उसको बढ़ाया 30% से। वायबिलिटी गैप फंडिंग में जो ग्रांट देती है गवर्नमेंट, उसमें जो बजट एलोकेशन होता है उसको 30% बढ़ाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है। यहां पर वायबिलिटी गैप फंडिंग जो मिलती है 20% लागत का, वो केवल उन्हीं परियोजनाओं को मिलती है जो प्रतिस्पर्धी नीलामी, जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा सेलेक्ट की हुई है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है वायबिलिटी गैप फंडिंग का? निवेश को बढ़ाना प्राइवेट सेक्टर में, और आधार जो प्राइवेट सेक्टर उसके निवेश को बढ़ाना, और आधारभूत जो संरचना निर्माण है उसको भी बढ़ावा देना। बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एशियान +5 उसके एफटीए देश। तो यहां पर रिसेप के बारे में एक बार देखते हैं हम पहले, ये क्या है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पहले भी पेज पर आ चुका था, द हिंदू के पेज नंबर 1, द हिंदू के पेज नंबर 11, दैनिक जागरण पेज नंबर 1, इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 1, 11, 12। तो काफी कवरेज हुआ है न्यूज़पेपर्स में पिछले महीनों में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एशियान के 10 देश, तो एशियान आप, मैंने मैप नहीं दिया है लेकिन आप एशियान देखना, एशियान के 10 देश और 6 उसके एफटीए पार्टनर इसमें शामिल थे। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने, बट नाउ इंडिया नॉट ज्वाइन इट, तो अब कितने हो गए, 10 + 5, मीन्स अब केवल 15 कंट्रीज इसका पार्ट है, पहले 16 थे, तो अब गलती नहीं करना है। कौन कौन है बाकी, इंडिया, चाइना, तो इंडिया बाहर हो गया, चाइना बचा हुआ है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया। एफटीए पार्टनर मीन्स एशियान जो 10 देश हैं, एशियान जो ग्रुप है, उसके साथ इन 6 देशों का एफटीए पहले से ही हो चुका है, मीन्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो एशियान के 6 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। अब ये 16 देश मिलकर क्या करना चाहते थे, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन इंडिया इससे बाहर हो गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जहां पर शुल्क की जो दरें हैं, जो आयात शुल्क है उसको कम कर दिया जाता है। अब यहां पर इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन किया इसको, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो इंडिया के लिए क्या क्या कंसर्न थे ये देखते हैं। इंडिया, फार्मर्स जो थे इंडिया के, उनको लेकर प्रॉब्लम थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो फार्मर थे, चीपर वीट ऑस्ट्रेलिया का, तो हमारे यहाँ वीट टेंशन में आ जाता। हमारे जो यहाँ एमएसएमई सेक्टर है, वो चाइना के जो सस्ते प्रोडक्ट हैं उनके सामने टिक नहीं पाता, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, टेंशन में आते, स्ट्रेस में आते, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। डेयरी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो डेयरी प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी थी, हमारे यहाँ चीपर थे, सस्ते, हमारे से सस्ते हैं,
इसलिए वहां पर एक्सपोर्ट क्वालिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, इसलिए ये बड़ी प्रॉब्लम थी। आगे देखिए कि कैसे हमको आंसर को सस्टेन करना है। हमको इस तरीके से भी आंसर नहीं लिखना है कि हम बताएं कि हमारे देश बिल्कुल कमजोर है, ऐसा नहीं। हम यहां पर बता सकते हैं कि डेयरी सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर हमारा आज़ादी के बाद से इंडिया इनमें ग्रोथ हो रही है। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, जबकि ये कंट्रीज क्या डेवलप्ड। हमारी जो डेयरी सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, वो डेवलपिंग स्टेज में है। तो आने वाले टाइम में जब हम पूरी तरह डेवलप हो जाएंगे तब हम अलाउ कर देंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारी अभी अगर ऐसा अलाउ करते तो हम स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो हमारे को पॉजिटिव दिखाना है एग्जामिनर को। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म मीन्स ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म की डिमांड की थी इंडिया ने कि मुझे ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म चाहिए। जब मेरा इंपोर्ट लेवल इतना बढ़ जाए कि वो मेरे उद्योगों को प्रॉब्लम करने लगे तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, मीन्स उत्पाद शुल्क बढ़ा दूंगा, लेकिन इसको नहीं माना गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना था कि मार्केट एक्सेस जो है वो मुझे दिया जाए, नॉन टैरिफ बैरियर जो लगाते हो वो खत्म करो। आप किन किन आधारों पर, फाइटोसैनिटरी के आधार पर लगा देते हो कि आप ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करते हो आपके प्रोडक्ट्स में, इसलिए कई देश इंडिया के प्रोडक्ट्स को नहीं अलाउ करते हैं। तो ये क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर, उसको भी हटाओ, मुझे अलाउ करो। साथ में इंडिया ने कहा, इंडिया का जो सोचना था कि 15 देशों में से 11 देशों के साथ ऑलरेडी इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, मीन्स एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है। तो इसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के लिए बहुत घातक है। मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट, इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण क्या था इंडिया का, तो याद रखना, फार्मर्स, एमएसएमई सेक्टर, डेयरी, उसके बाद ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म, मार्केट एक्सेस मीन्स नॉन टैरिफ बैरियर्स, ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सभी पॉइंट्स आपको इंक्लूड कर इंडिया का इससे बाहर रहना क्या सही है, क्या इंडिया का निर्णय सही था, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव वे में इसको कंक्लूड करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। द हिंदू के पेज नंबर 12, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। क्या किया है, प्रोविजन क्या है, असेंशियल कमोडिटीज आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में क्या प्रोविजन है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कंट्रोल करे प्राइजेज को, जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, कैसे, बाय इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट। अब आप देखिए, मार्केट में अगर कोई व्यक्ति है, इसने बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया और यहाँ पर कोई शॉप है छोटी छोटी, वहाँ पर ये प्याज है ही नहीं, तो लोग तो इनके पास आते हैं, जब यहाँ प्याज नहीं होगा तो महंगा रहेगा। इसने स्टॉक कर लिया, ये बाहर ही नहीं निकाल रहा, और जब प्याज महंगा हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके प्याज दे रहा है मार्केट में। ये क्या हो गया, स्टॉक होल्डिंग। तो इस स्टॉक को अगर लिमिट कर दे गवर्नमेंट कि ये केवल 500 kg से ज़्यादा नहीं रख पाएगा, तो बाकी जो बचेगा कहीं ना कहीं मार्केट में दूसरी जगह रहेगा। तो इसलिए भाव ऐसे कम हो सकते हैं स्टॉक लिमिट के कारण। बट स्टॉक लिमिट से क्या होता था कि जो फूड स्टोरेज करना रहता था एक्सपोर्टर को या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, वो नहीं कर पाते थे, उसके कारण बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। साथ ही में यहाँ पर यह भी था कि मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन कमोडिटीज, मीन्स मूवमेंट जो होता था इंडिया से बाहर, उसको भी यहाँ रेस्ट्रिक्शन किया गया था कि बाहर आप इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते एक्सपोर्ट। अब होता क्या था प्रॉब्लम इससे कि ना तो इंडिया में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ पाती थी, जो कोल्ड स्टोरेज है, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर पाते थे, कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा। दूसरा जो एक्सपोर्ट था वो भी कम हो पाता था, क्योंकि इतनी स्टॉक होल्डिंग नहीं रह पाती थी, जिसकी जब डिमांड होती थी तो उस टाइम भेज सके वर्ल्ड मार्केट में। अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, अब इसमें अमेंडमेंट करने की बात की है कि हम डीरेगुलेशन करेंगे किसकी, इन स्टॉक होल्डिंग से, कि सीरियल्स मीन्स अनाज, पल्सेस, दालें, एडिबल ऑयल, खाद्य जो तेल है, ऑयल सीड क्रॉप्स जो रहती है, पोटैटो एंड ओनियन, इन सभी की स्टॉक लिमिट जो इम्पोज की जाती है, कि ये ऐसा कहा जाता है कि इससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते, उसको हटा दिया गया है। केवल ये कब जारी रहेगा, जब नेशनल कैलामिटी में जो राष्ट्रीय आपदा आ जाए कोई, या भूखमरी फैले, तब। इसमें इंक्लूड किसको किया गया है, कौन कौन इंक्लूड है, जो स्टॉक लिमिट इनके ऊपर इम्पोज नहीं होगी, चाहे वो प्रोसेसर हो, मीन्स जो खाद्य प्रसंस्करण का काम कर रहा हो, या पूरी जो खाद्य प्रसंस्करण जो चेन है उसमें कहीं पर भी पार्टिसिपेशन करने वाला। अगर मान लीजिए यहाँ पर वीट है, वीट से पहले बना फ्लोर आटा, उसके बाद बनी ब्रेड, तो यहाँ पर कोई भी स्तर पर अगर वीट का भी कोई स्टॉक कर सकता है, आटे का भी कोई स्टॉक कर सकता है और ब्रेड का भी स्टॉक कर सकता है, तो किसी भी स्तर पर वो स्टॉक कर सकता है। ये तो जस्ट एग्जांपल है, वैल्यू चेन ऐसे होती है जहां पर एक
रॉ मटेरियल से कई स्टेज में जाकर एक फाइनल गुड्स बनती है वस्तु, ये इसी को बोलते हैं वैल्यू चेन एडिशन। एक्सपोर्टर भी इसमें शामिल है, उनके ऊपर भी अभी एक जो लिमिट है वो नहीं लगेगी। इसका पॉजिटिव क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि मोर इन्वेस्टमेंट आएगा, वेयर हाउसेज बनेंगे स्टोरेज के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीन्स जो हार्वेस्ट मीन्स जो फसल कटाई के बाद जो चाहिए हमको आधारभूत संरचना एग्रीकल्चर के लिए, वो भी इससे बढ़ेगी, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, जितनी भी फूड प्रोसेसिंग से संबंधित इंडस्ट्री, चाहे मिल हो, चाहे स्टोरेज कैपेसिटी हो, चाहे कोल्ड चेन स्टोरेज हो, चाहे शीत गृह या फिर स्टोरेज जो जहाँ पर भंडारण किया जाता है, मील और प्रोसेसर, ये सभी हमारे यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ये याद रखना। और इन्होंने क्या कहा है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नीड फेडरल लॉ, एक फेडरल लॉ मीन्स संघीय कानून की जरूरत है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ जो मार्केटिंग है उस पर पूरा एकाधिकार किसका है, एपीएमसी का। और एपीएमसी में क्या प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर मंडी है, एपीएमसी आपके आसपास खेत, किसान के आसपास, ये किसान का खेत है, यहाँ से जब उसका प्रोड्यूस उगेगा तो किसान को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोड्यूस को जाकर एपीएमसी में बेचना पड़ेगा। एपीएमसी में बेचना पड़ेगा, वो किसी थर्ड पार्टी को डायरेक्टली नहीं बेच सकता। तो यहां पर पहले एपीएमसी, उसके बाद एपीएमसी से थर्ड पार्टी के पास जाता है, डायरेक्ट किसान नहीं बेच सकता। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ में किसान के ऊपर कई टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जाते थे यहाँ एपीएमसी में, इसीलिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। किसान को अगर स्टेट में ही किसी दूसरी बड़ी मंडी में बेचना है तो पहले इस मंडी में जाएगा, वहां से उसका माल किसी दूसरी मंडी में जाएगा, तो एक बार यहां टैक्स लग गया, बाद में किसी दूसरी मंडी में जा रहा तो वहां भी टैक्स लगेगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट पहले भी लेकर आई थी, जिसमें डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता था किसान। स्टेट वाइड लाइसेंस मीन्स पूरे स्टेट के लिए सभी जो लोग थे उनको एक ही लाइसेंस मिलता था, ऐसा नहीं था कि अलग अलग मंडियों के लिए अलग अलग लाइसेंस मिलेगा। सिंगल पॉइंट लेवी मीन्स आपने एक बार अगर एक मंडी में टैक्स दे दिया किसान ने, तो अब दूसरी मंडियों में टैक्स नहीं लगेगा। अलाउ ई ट्रेडिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप अपनी वस्तुओं को बेच सकते हो। और यूनिफाइड स्टेट लेवल मार्केट मीन्स सारा जो एक कंप्लीट स्टेट है उसको एक ही मार्केट बना दिया गया समानता लाकर। लेकिन अभी भी इंडिया में समानता नहीं थी, तो इंडिया में समानता लाने के लिए अब क्या किया जाएगा कि ब्रेक इंटरस्टेट ट्रेड बैरियर्स, जो राज्यों के बीच में जो ट्रेड बैरियर है, अंतर्राज्यीय व्यापार अवरोधक है, उनको कैसे हटाया जाए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया 1 लाख करोड़ का, जो नाबार्ड के थ्रू है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मीन्स जो राष्ट्रीय बैंक है रूरल डेवलपमेंट मीन्स जो हमारा ग्रामीण विकास और कृषि के लिए एक बैंक है, उसके अंडर में 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें कई तरह के कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाया जाएगा, किसानों को लोन बांटा जाएगा यहाँ से। तो ये याद रखना। नाबार्ड क्या करेगी, इस फंड को बैंक्स को देगी या आरआरबी को देगी या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को बांटती है, और वहां सॉरी इन बैंक्स को देगी, यहां से बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को बांटेंगे, किसानों को बांटते हैं। तो ये याद रखना। एमएसएमई पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसका जो बेस्ट डिस्कशन है, मैंने पहले भी बोला है आपको कि अमन सर का लास्ट जो प्रीवियस डे है उसमें इवनिंग में ही मीन्स जो 16 मई है, 16 मई को इवनिंग में उनका हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, तो वहां पर उन्होंने एमएसएमई सेक्टर का बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किया है, तो उसको एक बार जरूर देखना। गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, कोलेटरल फ्री लोन मीन्स पहले क्या होता था, अगर कोई एमएसएमई उद्योग है उसको किसी बैंक से अगर उधार लेना है तो उसको क्या करना पड़ता था, एमएसएमई को अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती थी किसके पास, बैंक के पास। और इसके बावजूद भी बैंक पैसा नहीं देते थे। बैंकों को हमेशा डर रहता था कि अगर हमने पैसा दिया एमएसएमई को, तो कई एमएसएमई इस कंडीशन में नहीं है कि हमारा पैसा वापस चुका पाएंगे, तो ये तो एनपीए हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, सेम कंडीशन अभी किसकी है, बैंक्स की। बैंक्स बहुत डरती है एमएसएमई से, और कई एमएसएमई के कारण पैसा डूब भी चुका है। तो यहां पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि कोलेटरल फ्री लोन मीन्स अब बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का पैसा कहां जाएगा, एमएसएमई के पास। मीन्स बैंक अब लोन देगी एमएसएमई को विदाउट गारंटी, और ये जो पैसा है ये किस लिए काम आएगा, वर्किंग कैपिटल के रूप में। एमएसएमई अब क्या कर पाएगी, रॉ मटेरियल खरीद पाएगी, कोई बिल पेंडिंग है उनको पे कर देगी, और जो एम्प्लॉय है वो कार्य करने वाले उनको अपना मजदूरी देगी, ताकि ये अपनी ग्रोथ वापस स्टार्ट कर सके। क्यों एमएसएमई इंपॉर्टेंट है, आप उस लेक्चर में जरूर जाकर देखना। डेफिनेशन चेंज कर दी गई है।
अब इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई को बांटा जाता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में। सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई जो थी ये दो प्रकार की थी पहले डेफिनेशन में, एक थी मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी थी सर्विस। अभी भी दोनों हैं, सर्विस भी है और मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई है, लेकिन पहले इनका जो अलग अलग था, माइक्रो किसको बोलेंगे, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलेंगे, उसमें टर्नओवर इसका अलग माना जाता था, इसमें निवेश अलग माना जाता था। जो निवेश और टर्नओवर की जो एक कैपेसिटी थी या जो पैसा था कितना होना चाहिए वो दोनों के लिए अलग अलग था। लेकिन अब इनकी परिभाषा में सिमिलरिटी ला दिया गया है कि टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए समान रहेगा। याद रखना, जैसे 1 करोड़ का निवेश चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विस सेक्टर हो उसे माइक्रो कहा जाएगा, और टर्नओवर में 10 करोड़ रुपीज चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो आपका सर्विस सेक्टर हो तो उसको क्या कहेंगे, माइक्रो। अगर हम निवेश की बात करें तो 10 करोड़ का निवेश और 15 करोड़ का टर्नओवर तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल, एंड यहां पर 50 करोड़ एंड 100 करोड़ का टर्नओवर तो हो जाएगा कौन सा, मीडियम। तो ये सभी डेफिनेशन दोनों के लिए अब समान कर दी गई है टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर। टॉपिक नंबर पेज नंबर 11 पर है हर्ड इम्यूनिटी। इसमें कंसर्न किया है किसने, WHO ने, कि हर्ड इम्यूनिटी जो हम चाह रहे हैं उसके द्वारा हम कोरोना वायरस को रोक लेंगे, ये गलत है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि जो हमारे पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन उसको वैक्सीनेटेड कर दिया, मीन्स जो पॉपुलेशन जब नंबर ज्यादा तो उसको क्या कर दिया हमने, वैक्सीनेटेड कर दिया। यहां पर कुछ लोग वैक्सीन बिना वैक्सीन के रह गए तो हो सकता है जो वायरस इनको आकर अटैक करे तो ये तो वैक्सीनेटेड है, ये बच जाएंगे। तो क्या होगा जब ये बच गए मैक्सिमम लोग, तो इन जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनके पास भी बीमारी कम फैलेगी। तो बीमारी को वैक्सीन, ज्यादातर पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करके रोकना, ये क्या है, हर्ड इम्यूनिटी। बट यहां पर कहा गया कि कोरोना वायरस ऐसा है जिसमें वैक्सीनेशन काम अभी कर नहीं रही है, जो लोग सही हो गए हैं वो भी दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं। मीन्स यहां पर जो हम बोलते हैं कि वैक्सीनेशन में एंटीबॉडी काम करती है वो पूरी तरह अभी ट्रायल्स में काम नहीं कर रही है। तो ये इनका मेन मोटो था कहने का। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं 2016 का, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मींस पद प्राय समाचारों में देशों के एक समूह के मामले में आता है। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। तो यहां पर हम सीधा सा जानते हैं कि एशियान प्लस उसके 6 FTA पार्टनर से स्टार्ट हुआ था, तो सीधा सा क्या हो जाएगा आंसर बी। आपको क्वेश्चन करना है ये है 2018 का क्वेश्चन यूपीएससी प्री। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, वहां क्या पूछ लिया, रिसर्च से संबंधित कि किससे संबंधित है 2016 में, अगेन एक साल छोड़कर ही अगेन रिसर्च से क्वेश्चन आ गया, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं यूपीएससी में, बट यूपीएससी का पूछने का केवल तरीका बदलता है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है। यहां पर कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, निम्नलिखित जो कंट्रीज हैं उनको ध्यान से देखें। तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए। तो विच ऑफ द अबव आर अमोंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। तो यहां पर हम देखते हैं एशियान प्लस उसके 6 FTA पार्टनर हैं। तो यहां से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, तो यहां पर आप इन सभी को क्या करोगे, 1 2 3 6 जो 6 कंट्रीज है उनको देखकर यहां पर आंसर करोगे। आंसर 1 2 4 5 3 4 5 6 1 3 4 5 2 3 4 6। तो कौन सा आंसर होगा ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, इन सभी में से सेलेक्ट करके। यहां पर ये सभी हैं, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान एंड यूएसए, और ये ऑप्शन है आपके सामने। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।